नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष तामंग और आप देख रहे हैं स्केरीबेल। हिंदी में डरावनी कहानी को सुनने के लिए स्केरीबेल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्ते, मेरा नाम उत्पल थापा। मैं सिलीगुड़ी से। दरअसल आज मैं जिस घटने के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ वो घटना तब का है जब मैं और मेरे दोस्त गैंगटॉक में एक साथ रहते थे, एक ही भाड़े घर में। दरअसल हम दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, इसलिए हम दोनों ने मिलकर एक घर देखा था जब हम दोनों एक साथ भाड़े पर रहते थे। मेरा दोस्त का नाम प्रताप लामा। दरअसल उसी के दिमाग में एक दिन आइडिया आया कि क्यों ना हम दोनों मिलकर मछलियाँ मारने जाए, क्योंकि इसमें मज़ा भी था और साथ ही साथ हम दोनों का एक शाम का खाने का भी कुछ जुगाड़ हो जाता। हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों मिलकर इलेक्ट्रिक से मछलियाँ मारे, क्योंकि प्रताप के पास पहले से ही इलेक्ट्रिक से मछली मारने का यंत्र मौजूद था। पर एक चीज़ का कमी था कि बैटरी, क्योंकि हम दोनों ने जब बैटरी को देखा तो बैटरी का हालत बहुत ही ख़राब था और हमें मालूम पड़ चुका था कि उस बैटरी से काम नहीं लगने वाला। दरअसल हम जिस नदी में मछली मारने का प्लान बना रहे थे उसी नदी के कुछ ही दूरी पर मेरा एक दोस्त रहता था जिसका नाम पंकज था। उसके साथ फ़ोन में बात करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि उसके पास एक बैटरी तो है और उसको हम लोगों ने अपना प्लान बता दिया तो पंकज भी राज़ी हो गया। डेट और टाइम हम लोगों ने फैसला कर लिया था और पंकज ने भी कहा कि जिस दिन हम लोग मछली मारने जाएंगे तो उसी का एक रात पहले रात भर वो बैटरी को चार्ज में लगा देगा ताकि सुबह होते होते वो बैटरी फुल चार्ज हो जाए और हम दिन भर आराम से मछली मार सके। तो प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था। हम दोनों भी निकल गए थे यहाँ से और पंकज के घर में चले गए थे। पंकज के घर में जाने के बाद उस बैटरी को हम लोगों ने उठाया और एक बार टेस्ट किया तो बैटरी भी काम कर रहा था। यह देखकर हम तीनों काफ़ी खुश हो गए और सीधे चले गए नदी की ओर। नदी की ओर जाने के बाद हम लोगों ने दिन भर काफ़ी मछलियाँ मारे और देखते ही देखते कब दिन ढल गया हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। तभी मैंने प्रताप से कहा कि प्रताप अब शायद हम लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से चलते चलते काफ़ी देर हो जाएगा हम लोगों को, इसलिए अभी हम लोग निकल जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद हम तीनों मिलकर पंकज के घर चले गए। पंकज के घर जाने के बाद हमने जितने भी मछलियाँ मारे थे उसको इकट्ठा किया और 3 भागों में भाग किया ताकि तीनों को बराबर बराबर मछलियाँ मिल जाए। हम मछलियों को भाग लगा ही रहे थे कि पंकज की माँ हम तीनों के लिए चाय और बिस्कुट लेकर हाजिर हो गई। अब चाहते ना चाहते हुए भी हमें वो चाय और बिस्कुट खाना पड़ा और गप्पे शप्पे लड़ाते लड़ाते काफ़ी देर भी हो चुका था। उसके बाद मैं और प्रताप पंकज के घर से बाहर निकल गए। बाहर आकर मैंने देखा कि सूरज लगभग ढल ही चुका था, लगभग शाम होने ही वाला था। मैं और पंकज बात करते हुए मछलियों को पीठ पर झुलाते हुए हम घर की ओर बढ़ रहे थे। हम दोनों गप्पे शप्पे लड़ाते आगे बढ़ रहे थे कि अचानक प्रताप का फ़ोन बजा। फ़ोन दरअसल उसकी प्रेमिका की ओर से आया हुआ था। प्रताप नए नए प्रेम में पड़ा हुआ था और वो अपने प्रेमिका के साथ बात करने में ही मग्न हो गया। अभी तक अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था मैं, और अभी वो अपने ही प्रेमिका के साथ मग्न हो गया, इसलिए मैं भी चुपचाप चल रहा था। बोर तो हो रहा था मैं, पर क्या करें। जैसे ही वो अपनी प्रेमिका के साथ बात करने में मग्न हो गया, उसका चलने का गति भी काफ़ी कम हो चुका था और वो काफ़ी धीरे धीरे चल रहा था, जिसके कारण हमें घर पहुंचने में काफ़ी देर हो रहा था। और देखते ही देखते कब अंधकार हो गया हमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। पर धीरे धीरे ही सही हम रोड तक तो आ ही चुके थे। अब रोड में हम लोग जैसे ही चल रहे थे तो रोड के वहाँ पर हम लोगों ने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ मिला, जिसके नीचे सीमेंट का एक बहुत ही बड़ा सा आकार बनाया हुआ था जिसमें लोग जाकर आराम कर सकें।
मैंने भी प्रताप को इशारों ही इशारों में कहा कि चलो ना वहाँ पर जाकर बैठते हैं। प्रताप अपने ही गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हुए वो आगे बढ़ गया और जाके सीमेंट की उस बनावट में जाकर बैठ गया। मैं भी प्रताप के पीछे पीछे जाते हुए उसी सीमेंट के बनावटी में जाकर मैं भी बैठ गया। हम दोनों कुछ इस प्रकार से बैठे थे कि मुझे प्रताप का पीछे का साफ साफ नज़ारा दिख रहा था और प्रताप को मेरे पीछे का नज़ारा दिख रहा था। प्रताप अब भी एकटक अपने प्रेमिका के साथ बात करने में ही मग्न था। वो तो एक बार भी मेरे तरफ देख भी नहीं रहा था और मैं भी उसका इंतज़ार कर रहा था कि कब वो फ़ोन रखे और हम दोनों फिर से बात करें और कुछ ही देर बाद वहाँ पर आराम करने के बाद हम दोनों फिर से घर चल जाएं। मैं भले ही उस सीमेंट के बने हुए आकार पर बैठा था, पर फिर भी मेरा पैर नीचे झूल रहा था और उस नीचे ज़मीन को छू भी रहा था। मेरे पाँव के नीचे ही बहुत सारे कंकड़ पत्थर थे और एक एक करते हुए मैं एक एक पत्थर को लात मार रहा था और उनमें से एक पत्थर गलती से खाई की तरफ चला गया। तभी जैसे ही एक पत्थर जाकर खाई के पीछे चला गया तो वहाँ से मैंने देखा कि एक छोटा सा रोशनी निकला और जल्दी से जाकर वो दूर प्रताप के पीछे वाले पेड़ पर जाके ऊपर चढ़ गया। मैं आज तक उस चमकदार रोशनी को भूला नहीं हूँ। वो चमकदार रोशनी पेड़ के ऊपर ही जल रहा था, जैसे कि कोई छोटा सा दिया पेड़ के ऊपर जल रहा हो। मैंने जैसे ही वो दृश्य देखा मुझे लगा कि प्रताप को दिखाऊं वही दृश्य, पर जैसे ही मैं प्रताप को बुलाने गया तो मुझे मालूम पड़ चुका था कि मेरा शरीर जकड़ सा गया है और मैं प्रताप को बुलाना चाह रहा था पर मैं प्रताप को बुला ही नहीं पा रहा था। तब मुझे काफ़ी डर लगने लगा। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं प्रताप को आखिर बुला क्यों नहीं पा रहा। मेरा आवाज़ गले तक तो आ रहा था पर मुंह से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मेरा शरीर मानो बर्फ जैसा जम गया हो और बर्फ जैसा ही ठंडा हो गया हो। काफ़ी ठंड सा लग रहा था मुझे अचानक और इतना डर गया था कि मैं मेरे अंदर ही अंदर दिल की धड़कन मुझे खुद ही सुनाई दे रहा था। प्रताप को मैं देख रहा था पर प्रताप था कि मुझे एक बार भी नहीं देख रहा था। मैं चाहता था कि प्रताप मुझे एक बार तो देख ले, बस एक बार, पर प्रताप अपने ही धुन में था। तभी मैंने प्रताप के पीछे कुछ हलचल होते हुए देखा। दरअसल उसी पेड़ के पीछे कुछ हलचल सा होते हुए देखा। तभी मैंने देखा कि अभी तक जो रोशनी मुझे दिखाई दे रहा था वो रोशनी नहीं था। अभी उसी पेड़ के पीछे से एक छोटी सी लड़की निकली जिसके बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था, इसलिए उसका चेहरा मुझे साफ साफ समझ नहीं आ रहा था और वो धीरे धीरे प्रताप के पीछे आ रही थी और हमारे काफ़ी नज़दीक आने लगी। वो दृश्य देखकर मैं काफ़ी डर गया। कहीं से भी वो इंसान तो लग नहीं रहा था। उसने एक सफ़ेद सा गाउन पहना हुआ था। मुझे लगा कि ये शायद कोई चुड़ैल होगा, इसलिए मैंने उसके पाँव को देखने का कोशिश किया पर कुछ खास दिखा नहीं, क्योंकि पाँव के पास काफ़ी ब्लरी सा कुछ था, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। देखते ही देखते वो तो प्रताप के पीछे आने लगा। अभी तक मैंने जिस लड़की को बहुत ही छोटी सी लड़की देखा था वो जैसे ही प्रताप के पीछे आई, देखते देखते वो एक औरत में तब्दील हो गई थी और वही गाउन था, वही बाल से ढके हुए चेहरे। वो प्रताप के पीछे ही खड़ा था और मैं उसे देखकर बस रोने ही वाला था और करता भी क्या, क्योंकि मेरा शरीर जो जकड़ चुका था। मैं प्रताप को देख रहा था कि एक बार प्रताप मुझे देख ले, पर प्रताप था कि मुझे देख ही नहीं रहा। वो लड़की काफ़ी देर तक प्रताप के पीछे ही खड़ी थी पर मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं काफ़ी डर गया था उसे देखकर। और वो औरत ने क्या किया कि प्रताप के पीछे बैठ गई और प्रताप के पीछे मानो अपना हाथ रखा जैसे हो। तब प्रताप ने बस अपना हाथ एक बार पीछे किया और जैसे लगा कि उसे कोई मच्छर काट लिया हो, और उसके बाद उसने मुझे देखा। जैसे ही उसने मुझे देखा मेरा होश भी आ गया और मेरा शरीर भी जकड़ से छूट चुका था। पर मैंने प्रताप से कुछ नहीं कहा, पर मेरा ऐसा हालत देखकर प्रताप ने मुझे पूछा कि
क्या हुआ तुझे? तब मैंने कहा कि कुछ नहीं। तभी प्रताप ने अपनी गर्लफ्रेंड को, अच्छा ठीक है मैं रखता हूँ, हाँ तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ, ऐसा कहते हुए अपने प्रेमिका का उसने फ़ोन काट दिया और कहा कि चल चल, बहुत देर हो चुका है, हमें अब चलना चाहिए। मैंने भी हामी भरते हुए मैं प्रताप के पीछे पीछे चला गया। मैं काफ़ी डर चुका था और एक बार मैंने घूम कर देखा भी पीछे बरगद के पेड़ के पीछे, पर वहाँ पे कोई था नहीं। मैं जब घर में पहुँचा तो उसके बाद मैंने प्रताप से कहा, क्योंकि मैंने पहले नहीं काटने का कारण यही था कि प्रताप शायद डर ना जाए। जब मैं घर पहुँचा तो प्रताप से मैंने सब कुछ कहा इस बारे में। तभी प्रताप ने कहा कि तभी मुझे, जब मैं प्रेमिका के साथ में बात कर रहा था तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि जानो मेरे पीठ पीछे किसी ने ठंडा सा हाथ रखा हो। मुझे वो महसूस हुआ था। ये सुनकर मुझे मालूम पड़ा कि उस वक्त प्रताप को भी पीछे से ये महसूस हुआ था कि उस चुड़ैल या फिर उस किचकंडे ने उसके पीछे जब हाथ रखा था तो प्रताप को मालूम पड़ा था। खैर, भले ही उस किचकंडे ने प्रताप के पीछे छुआ हो, पर उससे प्रताप को कुछ हुआ नहीं, पर उल्टा मुझे उसका इफेक्ट हो गया था, क्योंकि उस घटने के बाद मुझे काफ़ी बीमार सा होने लगा। काफ़ी बुखार था मुझे, जो कि छूटने का नाम नहीं ले रहा था। तकरीबन 1 हफ्ते तक मुझे बुखार था। इसलिए एक दिन प्रताप और मेरे घर मालकिन ने मिलकर एक झांकड़ी को दिखाया। उस झांकड़ी के झाड़ फूक करने के बाद खैर कुछ तो अच्छा लगने लगा था, और उस झांकड़ी ने कहा था कि तुम दोनों में से किसी का ग्रह उस दिन काफ़ी तगड़ा था, इसलिए तुम दोनों में से किसी एक की वजह से तुम दोनों ही बच गए। अगर उस दिन तुम दोनों ना होकर तुम दोनों में से कोई अगर एक होता तो उस दिन तुम दोनों में से किसी एक का मृत्यु तो निश्चित था। ये सुनकर हम दोनों ही काफ़ी टहल गए, काफ़ी डर सा गए, और आज भी हम जब भी उसी रास्ते से जब गुजरते हैं तो उसी पीपल के पेड़ को जब भी हम लोग देखते हैं तो वही दृश्य याद आता है। खैर, उस घटना को घटे हुए तकरीबन 10 या 11 साल तो हो ही गए हैं, पर फिर भी आज भी वो दृश्य मेरे आंखों पर साफ साफ नजर आता है। आज भी वही डरावनी शाम को जब मैं सोचता हूँ तो आज भी मेरा दिल दहल उठता है। तो सोच ही सकते होंगे कि मेरे ऊपर उस घटना का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है।